नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ है पुष्कर चौहान जी और आज हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। सर हमें ये बताइएगा, जिस तरह से आप पार्षद बन के आए हैं, आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं थी जो आप पार्षद बने, क्या मुद्दे थे जो कि आपने मतलब सोचा? मैम क्षेत्र में एक तो जो हमारे पूर्व पार्षद थे हरिभट जी कांग्रेस के, उनकी सक्रियता नहीं थी। अच्छा। और लोगों से जो इंटरेक्शन था वो कम था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनको मुद्दा बनाकर लोगों से मिलना जुलना नहीं था। वो अब उन पे हम क्या करें, क्या था, हम लेके आए मुद्दा जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं। वो सफाई की दिक्कत थी, सफाई रेगुलर नहीं हो रही थी, फॉगिंग नहीं हो रही थी, पानी की निकासी की दिक्कत है, उसकी समस्या थी, और बाकी छोटी मोटी समस्या तो आपको पता ही रहती है क्षेत्र में। उसको लेके आए थे और उसी को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा पानी की समस्याएं थी, अब आप देख ही रहे हैं गर्मी है, बरसात भी लगने वाली है और जगह जगह आप सड़कों पे गड्ढे भी, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह से पानी की सफाई की व्यवस्था करेंगे? मैम सफाई के लिए पूर्व पार्षद को 10 कर्मचारी मिले थे, पर मौके पे 6 ही काम कर रहे थे। मुझे भी आगे वो 6 फॉरवर्ड हुए हैं। तो हमने अपनी पहली बोर्ड बैठक में उन सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की डिमांड रखी है। पहले तो हमारे 10 पूरी किए जाए और उसके बाद आबादी के अनुपात पे हमें और बढ़ा के दिए जाए। कम से कम 25 कर्मचारी हमें दें ताकि हमारे वार्ड में सफाई हो पाए। दूसरा जो ड्रेनेज की सिस्टम है, 2-3 कॉलोनियाँ हैं, उसमें एक महेश्वरी विहार फेज 2 की समस्या है, एक मनसा माता मंदिर शेवला खोज में समस्या ड्रेनेज की है। तो इसको लेके नगर निगम भी दिया है और भी जगहों से हम इसको ड्रेनेज की समस्या दूर करने पे लगे हुए हैं। और माननीय विधायक जी ने अभी शेवला कला जो पुरानी ग्राम सभा है, उसके लिए मुख्यमंत्री घोषणा से शासन से अभी 14 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए अभी स्वीकृत कराए हैं। तो जो पुराना क्षेत्र शेवला कला का है, जो हमारे वार्ड में भी जुड़ा है, उसको भी आने वाले 6-7 महीने में पानी की समस्या पूरी तरह खत्म होने वाली है। और है टैंक बनने वाले हैं, 3-4 जगह नए ट्यूबवेल बनने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी फॉगिंग हमने क्योंकि डेंगू का केस आ गए थे, 10-15 दिन पहले रिपोर्ट हुए थे, तो नगर निगम के माध्यम से हम लोगों ने 10 दिन से लगातार क्षेत्र में फॉगिंग भी स्टार्ट करा दी है। फॉगिंग स्टार्ट करा दी है। साथ में मशीनों के द्वारा, जो टैंकर के द्वारा जो बड़ी जो दवाई छिड़काव होता है, वो भी शुरू 1-2 जगह किया है। हम रेगुलर बेसिस पे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है 53 इंजन की सरकार आपकी बन गई है, तो दामी जी भी काफ़ी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरह से 53 इंजन की सरकार बनी है आपकी, तो क्या आगे इसका वो नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, सिर्फ वादे नहीं किए, उनको जमीन पर उतारा भी है। आपने देखा कि अभी सख्त भू कानून प्रदेश की सरकार लेके आई, और अन्य जो अभी पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे लगातार, कल श्री केदारनाथ जी के कपाट खोले, स्वयं मुख्यमंत्री जी उनके परिवार के साथ वहाँ मौजूद थे। और दूर दराज जो क्षेत्र है वहाँ पे सुविधा कैसे पहुँचाई जाए उसके लिए हम कर रहे हैं। हमारे विधायकगण जो हैं और वो अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब से हमारा अभी 4-3 महीने से बोर्ड गठित हुआ है, सौरभ भाई सत्याल जी हमारे मेयर बने हैं, वो भी जो नगर निगम का जो रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पे आगे रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और क्षेत्र में, पूरे नगर निगम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। प्रत्येक वार्ड में 5-5 लाख रुपए बोर्ड बैठक के बाद आवंटित किए गए हैं कि कैमरे क्षेत्रों में लगे। तो जो वादे किए थे, चाहे वो मेयर साहब ने किए हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हो, चाहे वो हमारे माननीय विधायक जी ने किए हो, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों ने भी जो वादे किए हैं, हम भी उस पर, भले पार्षद का क्षेत्र छोटा होता है, उस पर संसाधन सीमित होते हैं, पर हम अपने बड़े नेताओं के माध्यम से उसको पूरा करने की प्रयास करें। सर जिस तरह से आपका नाम देखा जा रहा है कि आप पार्षद बन के आए हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे कि आप पार्षद बने हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं सुनेंगे, तो क्या जिस तरह से देखा जा रहा है आयुष्मान कार्ड के लोगों को दिक्कत आती है, पेंशन की दिक्कत आती है, तो क्या आप इनके भी कार्य बोल रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल। पेंशन का जो अभी कार्य अभी आप आए, उससे पहले 2 बुजुर्ग अभी आए थे, उनकी फॉर्म भर के मैंने दिए हैं, उनको बोर्ड लगा के दिए हैं।
मुझसे जो लोग पूछते हैं कैसे करना है, तो मैं उनकी जो मेरे से मदद हो पाती है, कहीं उनके आय प्रमाण पत्र बनाने से लेके राशन कार्ड बनाने से लेके उस पर हम कर रहे हैं। दूसरी बात है, मेरी अवेलेबिलिटी 24 घंटे की है। मैं सुबह 6 बजे बैठ जाता हूँ और 10-11 बजे तक मैं सुबह मिलता हूँ, उसके बाद मैं शाम को मिलता हूँ। तो लोगों के लिए को समस्या इस चीज़ को लेकर नहीं है, किसी का आधार कार्ड में चेंज होना है, पार्सल नहीं मिल पा रहा है, ऐसा मेरे साथ टचवुड नहीं है। मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि ऊर्जा है, उसी को लेकर मैं चुनाव लड़ा था। हरिवंश जी लगभग 70 वर्ष के थे जो कांग्रेस के पार्टी थे। मैं अभी 37-38 वर्ष का हूँ, तो मैंने भी कहा था भाई मैं 24 घंटे काम करूँगा, तो मैं कर भी रहा हूँ, कोशिश है। देखिए बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ पूरी की जा सकती है। समस्या बहुत पुरानी है, उनको ठीक करने में समय लगेगा, पर हमारी तैयारी है, हमारा रोड मैप तैयार है, हमारे प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मोदी जी ने एक तरफ तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया है। आप देख रहे हैं कि दिन बे दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर अपराध बढ़े, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए मैम, ये तो समाज की मानसिकता बदलने की बात है। आप कितनी भी सुरक्षा बढ़ा लें, आप कितना भी कैंपेन चला लें, जब तक जमीन रूप से हमारे परिवारों में जाके हम अपने बेटों को, अपने बच्चों को ये नहीं समझाएंगे कि दूसरे की बेटी भी तुम्हारी बहन जैसी है। तुम्हारी घर में जैसे तुम अपनी बहनों को देखते हैं, जैसे बाहर जाके भी दूसरे को बहनों को देखो, उन लड़कियों को देखो, तो तब तक चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। बाकी सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। मैंने कहा आपको, मैंने अभी बताया, जैसे कल परसों नैनीताल की घटना हुई, तो अगर एक 75-76 वर्षीय बुजुर्ग जिसको हम अपने बाप दादा की उम्र के देखते, अगर उसके साथ भी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो ये चीज़ें सुरक्षा का विषय तो है ही, साथ साथ ही विचारों का भी विषय है। ये चीज़ें परिवारों में ही हमें एक परिवारों में जाके चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, चाहे वो हम सरकार के माध्यम से करें। मैं तो कहूँगा सरकार से ज़्यादा इस चीज़ को हमें अपने अंदर ये चीज़ें बदलनी पड़ेगी कि भाई मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, ऐसे दूसरे की भी बेटी बहन है। और मेरे ख्याल से जो केंद्र सरकार ने, जो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि बलात्कारी को तो फांसी भी मत दो, उसे तो चौक चौराहे पे जाके टांग दो, उसको सजा चौक पे मिलनी चाहिए, ताकि उसको जब वो मरे तो उसे एहसास होगी मरने से पहले मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, और उस लड़की ने क्या झेला होगा जिसके साथ तूने सब किया। तो सर इसी तरह से हम देखा जाए, हम आपसे पूछेंगे, जिस तरह से आप एक युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है और कोई ना कोई युवा इसकी चपेट में आ रहा है, तो सरकार से क्या कहेंगे? शासन प्रशासन के जो वायदे हैं कि हाँ ये चीज़ें होती है कि कहीं एकदम से छूट के आ जाते हैं, नशे वालों को पकड़ा जाता है, फिर वो छूट जाता है, नशा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में भी बहुत तेजी से छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशा जब कोई बच्चा करता है तो खाली अपना जीवन खराब नहीं करता, वो पूरे परिवार का, क्योंकि एक बच्चे को पालने में, उसे बड़ा करने में माँ बाप का पूरा जीवन चला जाता है, उनकी आर्थिक ही पूरी चली जाती है, पूरा वो अपना खून पसीना लगा के बच्चों को पालते हैं। तो ये नशे का कारोबार तो मुझको ऐसा लगता है इसके बहुत सख्त कड़े कानून होने चाहिए कि जो नशे का कारोबार करते हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो खाली एक बच्चे को खराब नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा परिवार खराब कर रहे हैं, उसके माँ बाप के मैंने खराब कर रहे हैं, उसके भाई बहन को खराब कर रहे हैं, उसके समाज, उस पूरे समाज को एक, मैं तो कहता हूँ ये साजिश खाली हिंदुस्तान की नहीं है, ये क्योंकि देख रहे हिंदुस्तान सबसे युवा देश है विश्व में, है ना। तो हमारे दुश्मन देश है, उनको भी लगता है कि भाई कैसे जब आप युवा ही खराब कर दोगे तो देश अपने आप खराब हो जाएगा। तो एक हमारे कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तब जवानी ही खराब हो जाएगी, तो जमाना अपने आप खराब होगा। तो सरकार से और कानून से, खासकर पुलिस से मेरा अनुरोध है कि, और हम लोग प्रयास भी इस पे करते हैं कि सख्त से सख्त कानून लगना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिसको देख के एक को सजा मिले तो 10 को उसको नसीहत मिले कि भाई हमें नहीं करना है काम, हमें नहीं करना। बहुत बड़ी बात है। तो सर हम आपसे जानेंगे, जिस तरह से स्मार्ट सिटी का पूरा होना था, अब 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, 5 सालों से जैसे तरह से लगातार काम बढ़ता जा रहा था कि इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, अब फिर बरसात आने वाली है, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भरने की आसानी, डेंगू फैलने का सबसे बड़ा खतरा है। तो उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। तो
क्या आप कहना चाहेंगे अधिकारियों से कि इस चीज़ों को, या शासन प्रशासन से या सरकार से क्या अपील करेंगे, इस काम को किस तरह से पूरा किया जाए? मैम ये स्मार्ट सिटी ने काम तो काफ़ी हद तक अपना पूरा कर दिया है और काम अच्छा किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। अभी उनका एक दो प्रोजेक्ट रह रहे हैं, शायद वो एक ग्रीन बिल्डिंग जो है वो बननी रह रही है और ड्रेनेज का काफ़ी हद तक सुधार, काफ़ी सुधार भी हुआ है। अब हाँ तो कितना है, क्योंकि मेरे वार्ड में स्मार्ट सिटी काम इतना है नहीं, शहर में है, और तो काफ़ी हद तक हुआ है, जो रह रहा है उसको पूरा कर देंगे। पर देखिए बीच में जब तक काम चलता है तो समस्याएं आती है ना। जब काम चीज़ें हम घर में भी अगर कोई पुताई कराते हैं तो भी हम अपने समाज में करते हैं तो घर में भी दिक्कत आती है। तो जब विकास कार्य होते हैं तो कुछ समस्या जनता को झेलनी पड़ती है, हमें भी झेलनी पड़ती है, हम भी उन्हीं के बीच के हैं। तो जब तक काम चला दिक्कत हुई है, पर अब जब काम पूरा होने पे है, तो काम हो गए हैं या होने पे, तब ड्रेनेज की सिस्टम बहुत काफ़ी हद तक शहर के अंदर सुधरा है और जब पूरा हो जाएगा तो वो पूरी तरह से सुधर ही जाएगा। बाकी हम नगर निगम अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा है, कहीं ब्लॉकेज होती है, कोई दिक्कत होती है तो हम लोग आपके बीच में है कराते हैं उसको। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से आप चुन के आए हैं, तो आपकी क्या पहली प्राथमिकता रहेगी अपने क्षेत्र के अंदर जो आप सबसे पहला कार्य करेंगे? मैम सबसे पहले तो मुझे सफाई व्यवस्था ही सुधारनी है, और क्योंकि बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है गंदगी, है ना। चाहे वो डेंगू के लिए कि अभी मेरे मन में चल रहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं डेंगू के लिए एक जागरूकता अभियान हमारे चले, क्योंकि डेंगू गंदे पानी में तो होता नहीं है, साफ पानी में होता है, और वो साफ पानी भी हमारे घरों में ही होता है। वो हम जो बर्तन खुले छोड़ देते हैं, कोई पुराना हमने गमला छोड़ दिया, कूलर छोड़ दिया, या कहीं पानी इकट्ठा हो गया, हम ध्यान नहीं दे रहे, तो ये जागरूकता जब हमारे घरों में आएगी तब हम उसको डेंगू को हम रोक पाएंगे। बाकी समझाते सफाई है और सफाई की व्यवस्था है, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हम कर्मचारी बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी बढ़े और सफाई प्रॉपर हो। पहली प्रायोरिटी तो सफाई है। बाकी दूसरा लोगों तक पहुंच, सरकारी योजनाएं कैसे पहुंचे, है ना, तो वो हम कर पाए। तीसरा नशे के लिए भी एक जागरूकता अभियान जरूरी है ना, क्योंकि कोई जबरदस्ती तो हमें खिलाता नहीं है। भाई जो खाता है अपनी मर्जी से खाता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है वो बात अलग है। तो अगर हम खुद जागरूक होंगे, माँ बाप को बच्चों के ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा बच्चा कर क्या है ना। छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनकी आदतें कैसे चेंज हो रही है, कुछ बदलाव तो नहीं है, कुछ चेंज उनकी लाइफ में चेंजेस, वो भी हमें देखनी पड़ेगी ना। माँ बाप के बच्चों के प्रति जो अनभिज्ञता है, जो उनकी लापरवाही है, वो भी बच्चों को बेचने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी पता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहे हैं। बाकी आगे जब करेंगे तो आपको फिर इस बारे में बताएंगे क्या क्या करना है। बिल्कुल। एक हमारा क्वेश्चन अपने आप से खुद से है आपसे कि स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, देखा जा रहा है कि स्कूलों की फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माँ बाप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गरीब परिवार अपने बच्चों को इस उसमें लाके कि मतलब फीस बढ़ रही है वो घर में बिठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्कूलों के लिए जो कि प्राइवेट है और छोटी छोटी चीज़ों को लेके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और माँ बाप इस चीज़ को लेके बहुत परेशान। मैम फीस के लिए तो एक रोड मैप तैयार होना चाहिए, एक नियमावली आनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को कि भाई कितना स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, कितनी फीस आप दे सकते हैं, बच्चों से कितनी ले सकते हैं। मनमानी तरीके से स्कूल, बहुत सारे स्कूल फीस लेते हैं, गरीब माँ बाप कहाँ से देंगे। सरकार को तो बिल्कुल इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। एज ए पेरेंट मैं भी इसको बिल्कुल, और एज ए नागरिक कि बिल्कुल नियमावली होनी चाहिए, और एक फीस तय होनी चाहिए कि भाई 5th तक कितनी फीस हो सकती है, 8th तक कितनी, 10th तक कितनी, ताकि दे सकें। पर उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमें हमारे सरकारी स्कूलों को की तरफ जो सरकार अपग्रेडेशन कर रही है, अभी हम जब इन्होंने ये किया था नए एडमिशन के लिए, इन्होंने सरकारी स्कूलों में, मैं भी गया था उनमें कुछ दिन पहले, तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। फ्री किताब भी दे रही है, फ्री ड्रेस दे रही है, इस बार तो नहीं, फ्री किताब भी, कॉपी भी देने को तैयार है, किताब कॉपी भी दे रही है, अच्छा खाना दे रही है, बहुत कुछ कर रही है। पर एक काम सरकार को मुझे लगता है जो करना चाहिए, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का बच्चे का 5वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूल में करनी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का बच्चा 5वीं तक कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल में हो, सरकारी स्कूल में हो, ताकि विश्वास, जो आम जनता का विश्वास सरकारी स्कूलों पे नहीं है, वो सरकारी स्कूल पे विश्वास बढ़े। जब लोगों को पता चलेगा डीएम का बच्चा भी 5वीं में मेरे बच्चे के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एसडीएम का भी पढ़ रहा है, किसी जेई का पढ़ रहा है, तो
आम आदमी को भी लगेगा कि हाँ भाई जब इनके बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं तो हमें भी अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए। आज के समय में दिक्कत ये है कि सिर्फ गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को पढ़ रहा है। विश्वास नहीं है, विश्वास सरकारी स्कूल में बढ़ाने के लिए जरूरत है, एक कठोर कदम उठाने की जरूरत है, एक मुहिम चलाने की जरूरत है जी, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ये प्राइवेट वाले तो अपना जमीन पे आ जाएंगे ना। जब बच्चे वहाँ जाने बंद हो जाएंगे तो फीस अपने कम हो जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से सारी जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैम आपके चैनल को धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने के लिए। बाकी संदेश तो क्या है, जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी बरसात आने वाली है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने क्षेत्र में डेंगू का मच्छर ना पनपने दें, अपने घर में ध्यान रखें कहीं साफ पानी ना हो, और थोड़ा सा क्षेत्र का भी ध्यान रखें कि अपने आसपास कुछ गलत चीज़ें ना हो पा रही हो, आपके आसपास कुछ गलत लोग ना आप करें। दूसरी बात है कि जो पुलिस आजकल पुलिस वेरिफिकेशन जो किराएदारों को करा रही है जी, उस पर भी लोग ध्यान दें, क्योंकि बाहर से आके पता नहीं कौन कौन हमारे यहाँ पे रह रहा है। कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी हमारे यहाँ कहीं से क्राइम करके यहाँ पे आके बैठ जाता है, रहता है, यहाँ पे फिर क्राइम करता है। तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, आज हमारे साथ थे पुष्कर चौहान जी। आज उन्होंने जो बातें बताई है, बहुत समस्याएं भी अपने क्षेत्र की बताई उन्होंने, और साथ साथ जो बताया कि बरसात आने वाली है, डेंगू के खतरे से बचे और जो साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो स्कूलों के बारे में उन्होंने बताया, फीस के बारे में बताया, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सरकार को जागरूक होने की ज़रूरत है, मतलब जनता को जागरूक होने की भी ज़रूरत है, और सरकार के लिए भी जो उन्होंने कहा है, और नशे के लिए जो कहा है, वाकई बहुत अच्छी बातें कही है। मैं सर का धन्यवाद करूँगी जो उन्होंने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाऊंगी, किसी न किसी नई शख्सियत को। देखते रहिए मायरा और आदि के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।